हम लोग आज चैप्टर 2 भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्र के उस पार तक फैली थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करना, मतलब इसका अर्थ समझना है। नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले थे। यानी कहने का मतलब हुआ कि नालंदा जो है उस समय का ज्ञान का साधन का बहुत ही बड़ा केंद्र था। उस समय हम जानते हैं कि पूरे विश्व में नालंदा विश्वविद्यालय जैसा कोई भी जो है संस्था का इतना बड़ा केंद्र नहीं माना जाता था। एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग में विद्या संबंधी सूत्र उसके साथ जुड़े हुए थे। यानी कि पूरे एशिया महाद्वीप के साथ इसका विद्या का संबंध था। यानी लगभग पूरे वर्ल्ड से जो है लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। ऐसा हम लोग जानते हैं कि ज्ञान के क्षेत्र में किसी जाति से किसी धर्म से मतलब नहीं है। चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो, किसी धर्म के लोग हो, शिक्षा ग्रहण कोई कहीं भी कर सकते हैं। यही सब कारण जो है ये इस बातें में कही गई है। दूसरा क्वेश्चन है, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगृह था। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगृह था और वह 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज या राजगृह के नाम से प्रसिद्ध थी। यानी मगध की प्राचीन राजधानी जो थी उसका नाम था राजगृह, जो कि 5 पर्वतों के बीच में बसी हुई थी, जिसका नाम गिरिब्रज कहें या राजगृह कहें। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो बुद्ध के समय नालंदा के गांव में प्रव्रजकों का आम्रवन था। आम्रवन माने समझते हैं? उस समय वहां पर जो है ज्यादा मात्रा में आमों का पेड़ हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, महावीर और मेखली पुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? तो ऐसा जाना जाता है कि जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा के उपग्राम वाहिरिक में महावीर और मेखली पुत्र की भेंट हुई थी। यानी कि महावीर और मेखली पुत्र की मुलाकात जो हुई थी वह जैन ग्रंथ के अनुसार नालंदा के उपग्राम वाहिरिक, एक छोटा सा गांव था नालंदा में, उपग्राम नालंदा का छोटा सा गांव था जिसका नाम था वाहिरिक। यहीं पर महावीर और मेखली पुत्र की मुलाकात हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था? यानी कि वहां पर बिताए थे। तो महावीर ने नालंदा में 14 वर्षावास किया था। यानी कि कहने का मतलब है कि महावीर जो है वहां पर 14 साल तक बिताए थे। कहां? नालंदा में। अगला क्वेश्चन है, तारानाथ कौन थे? उन्होंने नालंदा की किसकी जन्मभूमि बताया है? तो तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक, तिब्बत के विद्वान थे जो कि इतिहास के लेखक भी थे, जिनका नाम था लामा तारानाथ। ये तिब्बत के रहने वाले थे, यानी तिब्बत के निवासी थे। इनके अनुसार नालंदा जो था वह शारिपुत्र की जन्मभूमि थी। इनके अनुसार नालंदा जो था वह शारिपुत्र की जन्मभूमि मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, एक जीववंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ? तो नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध और अशोक दोनों से संबंधित है। यानी कि बुद्ध से भी और अशोक से भी, लेकिन इसका लगभग विकास जो हुआ वह लगभग गुप्त काल में माना जाता है।
यानी गुप्त काल में जितना तेजी से विकास हुआ उतना किसी भी काल में नहीं हुआ था। यानी लगभग इसका विकास जो नालंदा का विकसित की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा विकास जो हुआ है वह गुप्त काल में हुआ है। फाहियान कौन थे, नालंदा कब आए थे? तो फाहियान जो था वो चीनी यात्री थे। यह चीन से आया था जो कि 4वीं सदी में आया था, जिस समय यहाँ नालंदा का विकास ज्यादा नहीं हुआ था। 4वीं सदी में जब फाहियान चीनी यात्री जो फाहियान है जब 4वीं सदी में नालंदा आया था तो उस समय चीन का विकास नहीं था, उस समय नालंदा का विकास नहीं था। उन्होंने सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए थे। जब ये नालंदा आए थे तो सारिपुत्र का जो जन्म स्थल है और वहां पर जो स्तूप बनाया गया है उसका ये दर्शन किया था, लेकिन उस समय विकास नहीं हुआ। इसका विकास लगभग 6वीं शताब्दी में जाकर गुप्त काल में ज्यादा मात्रा में इसका विकास या अधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? उस समय नालंदा की दशा क्या थी? तो हर्षवर्धन के समय यानी 7वीं सदी में युवान चांग भारत आया था और इस समय नालंदा जो है काफी अपनी उन्नति के शिखर पर था। यानी उस समय विकास बहुत ही ज्यादा हो चुका था। अगला क्वेश्चन, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है? तो चीन का यात्री युवान चांग यह ऐसा बताया था कि नालंदा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ अपने पूर्व जन्म भगवान बुद्ध जो है उनको पूर्व जन्म में तृप्ति नहीं मिली थी, संतुष्टि नहीं मिली थी। और हकीकत बात तो यही है कि विद्या का कोई और अंत नहीं है। जितना सीखा जाए उतना कम है या जितना दान दिया जाए उतना ही कम है। इसलिए इनको जो है तृप्ति नहीं मिली थी भगवान बुद्ध को पूर्व जन्म में, इसलिए इसका नाम पड़ा नौ और दा और इसी के नाम पर रखा गया नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? ऐसा जाना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। यानी कि वहां की जनता ज्यादा दयनीय थी, दयालु थी, उन्होंने दान दिया। और ऐसा भी माना जाता है कि शुरू में 500 व्यापारी दान दिए थे और वो उसी 500 व्यापारी मिलकर अपने पैसे से जमीन खरीद कर बुद्ध को दान दे दिए थे और उसी पैसे से उसी जमीन पर जो है बाद में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीद कर बुद्ध को दान में दी थी। यानी कि 500 व्यापारी जो है पैसा जमा करके जमीन खरीद कर और बुद्ध को दान में दे दिए और इसी से जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसका लेकिन हम लोग अगले दिन देखेंगे।